हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अस्थियों का वर्गीकरण। कल पढ़ा था अस्थियों के प्रकार, उपास्थि और अस्थि तक। अब आज पढ़ेंगे अस्थियों का वर्गीकरण। सभी अस्थियों की आंतरिक रचना बच्चों एक समान होती है, एक जैसी होती है, परंतु उनके बाहरी आकार में पर्याप्त भिन्नता होती है। आकार की भिन्नता के आधार पर मनुष्य की अस्थियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे लंबी अस्थियाँ, चपटी अस्थियाँ, घनाकार अस्थियाँ, छोटी अस्थियाँ, वक्राकार अस्थियाँ और विषम अस्थियाँ। लंबी अस्थियाँ, लॉन्ग बोन्स जिनको कहते हैं, इस प्रकार की अस्थियाँ हाथ, पैर एवं पसलियों में पाई जाती है बच्चों। इनका आकार लंबा होता है। इन अस्थियों के दो सिरे होते हैं, और दोनों सिरों पर ही मुट्ठी के समान गोल होती हैं। ये हड्डियाँ ऊपर से कड़ी तथा अंदर से खोखली होती हैं। इस खोखले स्थान को मज्जा गुहा कहते हैं। इन अस्थियों में मांसपेशियों की सहायता से गति उत्पन्न हो जाती है। चपटी अस्थियाँ जो होती हैं बच्चों, दूसरे नंबर पर चपटी अस्थियाँ, फ्लैट बोन्स। ये अस्थियाँ आकार में चपटी होती हैं और ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता अधिक होती है। इस प्रकार की अस्थियाँ सामान्य रूप से आपस में मिलकर ऐसी रचना का निर्माण करती हैं जिसमें शरीर के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं, जैसे खोपड़ी, चेहरा और पीठ आदि की अस्थियाँ चपटी अस्थियों में अंदर सुरक्षित रहती हैं। घनाकार अस्थियाँ अब आती है बच्चों। ये अस्थियाँ शरीर में ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ पर शक्ति की आवश्यकता होती है। ये हड्डियाँ ऊपर से कठोर और अंदर से खोखली होती हैं, जैसे कलाई और टखने की हड्डियाँ। कलाई और टखने की हड्डियाँ ये ऊपर से कठोर, अंदर से खोखली होती है, कड़ी होती है, जो इसी की वजह से हम लोग हाथ से जब वजन उठाते हैं तो वजन पूरा उठा लेते हैं, पूरा वजन हमारा कलाई पे जाता है, क्योंकि ये अस्थियाँ कठोर होती हैं। कलाई और टखने की अस्थियाँ। छोटी अस्थियाँ बच्चों, ये अस्थियाँ पतली और कुछ छोटी होती हैं, जैसे हथेली और उंगलियों की अस्थियाँ छोटे छोटे पोरों की होती हैं, उंगली की अस्थियाँ। तो ये अस्थियाँ पतली और कुछ छोटी होती हैं, हथेली और उंगलियों की। वक्राकार अस्थियाँ, इन अस्थियों का आकार समान नहीं होता है। ये कहीं गोल, कहीं लंबी, कहीं चौड़ी और कहीं नुकीली होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी, कनपट्टी की हड्डी और जबड़े की अस्थियाँ। अब विषम अस्थियाँ। विषम अस्थियाँ, इनका आकार विषम होता है। इस प्रकार का उदाहरण हम कह सकते हैं मेरुदंड की अस्थियों को। मेरुदंड की अस्थियाँ जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, विषम आकार की होती है। तो ये मेरुदंड की अस्थियाँ विषम अस्थियों के अंतर्गत आती हैं। अस्थियों की संरचना बच्चों, मनुष्य के शरीर में अस्थि का निर्माण कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों ही तत्वों से मिलकर होता है। कार्बनिक तत्वों में ओशीन नामक पदार्थ पाया जाता है एवं अकार्बनिक पदार्थों में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कार्बोनेट आदि तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इन सभी में कैल्शियम एवं फास्फोरस तत्वों की मात्रा अधिक होती है बच्चों। इन्हीं दोनों तत्वों के कारण ही अस्थि मजबूत होती है। किसी लंबी अस्थि का आंतरिक अध्ययन करने पर यह पता चलेगा कि अस्थि के चारों ओर कैल्शियम एवं फास्फोरस का बना हुआ एक कड़ा आवरण होता है, जिसे अस्थिच्छद या पेरियास्टियम कहते हैं। इस आवरण के अंदर एक गूदेदार भाग भरा होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। इस भाग में ही लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है बच्चों। अस्थि के बाह्य आवरण और अस्थि मज्जा के बीच अनेक नलियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें जो नलियाँ पाई जाती हैं इन्हें हैवर्सियन नलियाँ कहते हैं बच्चों। हैवर्सियन नलियाँ कहते हैं। ये नलियाँ अस्थि की लंबाई के समांतर होती हैं। इन्हीं नलियों से होकर रक्त नलिकाएं एवं तंत्रिका सूत्र अस्थि में फैले रहते हैं। अस्थियों के विकास के लिए बच्चों क्या करना चाहिए? अस्थियों के विकास, यदि अस्थियों का समुचित विकास चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अस्थियाँ जीवित कोशिकाओं से बनी होती हैं बच्चों, इसीलिए इनको भोजन और ऑक्सीजन की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी अन्य ऊतकों को, शरीर के ऊतकों को। अतः उचित भोजन एवं पर्याप्त ऑक्सीजन की प्राप्ति से ही अस्थियाँ विकसित एवं पुष्ट होती हैं। अतः व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह शरीर को पुष्ट, दृढ़, मजबूत और उचित विकास देने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखें। जैसे गर्भावस्था में भ्रूण के उचित विकास के लिए माँ को उचित एवं पर्याप्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की पूर्ति के लिए बालक को दूध की पर्याप्त मात्रा मिलनी चाहिए। बाल्यावस्था में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी की विशेष आवश्यकता होती है। ये तत्व दूध, दही, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडों आदि से प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इन पदार्थों को अधिक सेवन करना चाहिए।
शाकाहारी व्यक्तियों को दूध, दही, सोयाबीन, दालों आदि का प्रयोग मांसाहारी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक करना चाहिए। शुरू से ही बच्चों को व्यायाम के प्रति रुचि जागृत कर देनी चाहिए। व्यायाम से रक्त परिभ्रमण गति बढ़ जाती है, जिससे अस्थि कोशिकाएं अधिक भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए अस्थियां व्यायाम से अधिक विकसित होती हैं। और अस्थियों की संधियां भी व्यायाम से अधिक क्रियाशील होती हैं। जैसे प्रयोग न करने से, किसी चीज़ का प्रयोग न करने से मशीनरी जो है या यंत्र समझ लीजिए खराब हो जाते हैं, वैसे ही आलसी लोगों का शरीर भी कार्य करने से जवाब दे देता है बच्चों। इसलिए व्यायाम अस्थियों के विकास के लिए उचित व्यायाम भी करना चाहिए। अस्थियों और मांसपेशियों के विकास के लिए उचित व्यायाम करना चाहिए। और मनुष्य के शरीर में जो कंकाल तंत्र है बच्चों, हड्डियों का जो ढांचा है, उसकी संख्या अलग अलग बता रहे हैं आपको। कुल अस्थियाँ 206 होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियाँ 206 होती हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। जैसे कपाल की अस्थि है, तो कपाल की अस्थि में कपाल या मस्तिष्क कोष्ठ कह लीजिए, कपाल में 8 अस्थियाँ होती हैं। चेहरे में 14 अस्थियाँ होती हैं, यानी कुल मिलाकर कपाल और चेहरे की मिलाकर 22 हो गई। तो कपाल में 8, चेहरे में 14, वक्ष में आपकी 29 और मेरुदंड जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें 33 और उधर में 2 अस्थियाँ होती हैं। अग्रांग में आपकी 60 अस्थियाँ, पश्चांग में 60 अस्थियाँ, कुल मिलाकर 206। इसके अतिरिक्त 6 अस्थियाँ मुगदर, निहाई और रकाब आदि कान में पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में ये 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य के कंकाल को 2 भागों में विभाजित भी किया जा सकता है, जैसे अक्षीय कंकाल और अनुबंधी उपांगीय कंकाल। ये बच्चों कल बताएंगे।